Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, in today's video I have taken the very first chapter of your Hornbill book, which is the Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So students, I will explain this chapter today in this class. And before should I start explaining this chapter, I want to tell you one thing, that already I have explained the first poem of this book, which is Photograph. If you have not watched that video, then first of all you may visit to my channel and there is a link and you can watch that video. आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं. फोटोग्राफ का एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूं. और अगर आपको लिंक ना मिले, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. कमेंट बॉक्स पे ही मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा. तो चलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. देखिए, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, पहले मैं आपको समझा दूं. आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घरों में आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो आपके फोर फादर्स होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं, उनकी एक पोर्ट्रेट यानी एक इमेज लगी हुई होती है एक फ्रेमिंग में, उसे ही पोर्ट्रेट बोलते हैं. ठीक है. तो एक्चुअल में कहानी ऐसे स्टार्ट होती है. जो खुशवंत सिंह यहाँ पे जो राइटर हैं, इनकी जो मदर है, उनकी मदर की जो फोटोग्राफ है, जो पोर्ट्रेट इमेज है, वो वॉल पे टंगी हुई थी. और जब उन्होंने एक दिन वो बैठे हुए थे, अचानक से उनकी नज़र उस पोर्ट्रेट पे बैठती हैं, जाती हैं, तो वो पुरानी सारी चीज़ें उनको याद आ जाती हैं जो उनकी मदर से बिलोंग करती हैं. एक्चुअल में उनकी मदर जो है अभी है नहीं, शी इज़ नो मोर. अभी वो जो है स्वर्गलोक सिधार चुकी हैं. ठीक है. सो कई बार ये क्वेश्चन आया भी है कि जब ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन चल रहा है, जब जो राइटर जब कहानी जब बता रहे हैं, तो तब क्या उनकी मदर जीवित थी? देन वहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा नो, शी वॉज नो एनी मोर. ओके. सो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. सो कहानी देखिए ऐसे स्टार्ट होती है कि राइटर कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरी बडीज ग्रैंड मदर, सब लोगों की दादी माँ की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमन, वो क्या थी? एक बूढ़ी औरत थी. राइटर कहते हैं जैसे कि सभी लोगों की एक ग्रैंड मदर होती है ना, जो दादी होती हैं, दादी की इमेज होती हैं, कोई बूढ़ी सी होती है, थोड़ी सी वीक से होती हैं, बेंड होकर चलती हैं. तो वही दादी माँ के लिए जो है राइटर कहते क्या है कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी, मेरी ग्रैंड मदर भी एवरीबडीज ग्रैंड मदर, सब लोगों की ग्रैंड मदर की तरह क्या थी? एक ओल्ड वुमन थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर दैट आई हैड नोन हर. वो कहते हैं कि जब से मैं पिछले साल से मैं जान रहा हूँ, पिछले 20 सालों से जब से मैं उनको जानता हूँ, तब से वो क्या है? बूढ़ी हैं. यानी कि पिछले साल से ही, मतलब पिछले 20 साल से वो क्या है? बूढ़ी हैं. यानी कि उनको, जैसे कि आप लोग होते हैं, जब आप लोग छोटे बच्चे होते हैं, उस समय से ही आपकी दादी माँ को कैसे दिखती हैं? बूढ़ी, एक ओल्ड वुमन दिखती हैं. एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब होता है क्या? फेस पे जो स्किन पड़े होना, जो स्किन होती है उसके पाउचेस बन जाना. ठीक है. तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं. आगे बोलते हैं कि पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वो कभी यंग हुआ करती थी, एंड प्रेटी, बहुत सुंदर हुआ करती थी, हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे. यानी कि जब अगर राइटर की यहाँ पे बात करें, तो यानी कि राइटर के जो दादाजी हैं, जब से वो जन्म उन्होंने लिया है, शायद उनके दादाजी एक्सपायर हो चुके थे, उन्होंने उनको बचपन में नहीं देखा था. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इन सब ये सारी चीज़ें वो जो है राइटर की कहानी जैसी लग रही थी. इसीलिए वो कहते हैं कि इन सब बातों पे विश्वास कर पाना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था. माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, और जो मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट है, जो इमेज है, वो हंग, टंगी हुई है, अबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस जो आपने घर पे दिखा होगा, बेसिकली हिंदी में अरवा बोलते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे, तो दीवारों पे एक छोटी कटी हुई अलमीरा जो होती है, उसे मेंटल पीस बोलते हैं. तो वही कहते हैं उस मेंटल पीस के ऊपर जो है ड्राइंग रूम में मेरे दादाजी की भी एक पोर्ट्रेट टंगी हुई है. ही वोर अ बिग टर्बन, उस इमेज में उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई है, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और एक लूज जो है फिटिंग क्लॉथ्स उन्होंने पहना हुआ, जो उनकी बॉडी में काफ़ी लूज है. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, और उनकी जो लंबी वाइट कलर की जो बियर्ड है, उसने जो चेस्ट का लगभग, बेस्ट पार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि लगभग काफ़ी हिस्सा उसने क्या किया हुआ है? ढका हुआ है. ठीक है.
एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और अपने उस इमेज में लगभग वो कितने साल के दिख रहे हैं, लगभग कि वो जैसे 100 साल के हों, ऐसा देखने में प्रतीत होता है। यानी कि वो उस सारी सिनेरियो को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। अब कहते हैं ही वुड नॉट लुक, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। सॉर्ट ऑफ पर्सन मतलब कि उस तरह के व्यक्ति, हु मतलब जिनकी क्या हो, एक वाइफ हो और बच्चे, वो इस तरह के व्यक्ति फोटो में देखने से नहीं लग रहे हैं जैसे कि उनकी एक वाइफ या एक बच्चे हों। वो कहते क्या हैं, ही लुक्ड, वो दिखाई देते हैं, एज इफ, जैसे कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, कि उनके पास ढेर और ढेरों क्या हैं, नाती पोते, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। उनको देख के ऐसा लगता है। इसके बाद राइटर कहते हैं कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी जी की बात है, बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक उनके यंग होने की बात है और प्रेटी सुंदर होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये जो विचार है अपने आप में कंट्राडिक्टरी लगता है। रिवोल्टिंग मतलब क्या, जिस चीज़ को आप स्वीकार ना करें, ठीक है, कंट्राडिक्टरी लगता है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो अक्सर हमें क्या करती थी, उन खेलों के बारे में बताया करती थी। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब मेरी दादी माँ एक बच्ची थी और जिन खेलों के बारे में जिन खेलों को वो अपने बचपन में खेला करती थी और जब उन चीज़ों को हमें वो बताया करती थी, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, जो हम लोगों को काफ़ी भद्दा लगता था। जैसे अभी आप लोग देखिए बेटा, अभी की जो जनरेशन है वहाँ पे आप लोग का जो गेम है, सारा गेम लगभग आप लोग आउटडोर गेम्स बहुत कम खेलते हैं, इंडोर गेम्स हो गया, मोबाइल पे आप लोग गेम्स ज़्यादा खेलते हैं। जो पहले के ही, आज से एक दशक पहले के जो गेम है, हो सकता है वो गेम आप अजीब लगे, जैसे गिल्ली डंडा हो गया, आपको एक वो गंदा गेम लगेगा। ऐसे कई और सारे जो है पीका बुक जैसे गेम हो गए, 7 स्टोन जिसे गिट्टी फोड़ बोलते हैं, ऐसे कई सारे गेम्स हैं जो पहले लोग खेला करते थे, अब वो आपको शायद एब्सर्ड लगे, शायद अजीब लगे। तो वैसे ही राइटर कहते हैं कि जो गेम मेरी दादी माँ खेला करती थी अब मुझे एब्सर्ड लगते हैं। क्यों? क्योंकि राइटर के बड़े होते होते दादी माँ के टाइम के जो खेले जाने वाले गेम थे वो आउटडेटेड हो चुके थे, ठीक है। एंड अनडिग्निफाइड, मतलब कि डिग्निफाइड मतलब होता है कि एक लेवल पे लगना, एक पराकाष्ठा पे लगना, तो मतलब कि एक मैनर के खिलाफ, मतलब उतना अच्छा ना लगना, ठीक है, अनमैनर्ड लगना आप कह सकते हैं। ऑन हर पार्ट मुझे लगता था कि जो गेम्स वो खेलती थी वो एब्सर्ड और अनडिग्निफाइड हुआ करते थे। वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस, और जब हम में ये बातें बताई जाती थी तो हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे कि ये फेबल्स हो। फेबल्स का मतलब कहानियां होती, प्रोफेट्स मतलब राजा महाराजाओं पैगंबरों की। तो हम लोग सोचते जैसे राजा महाराजाओं की कहानियों पे जो हमारा रिएक्शन होता था, ठीक वैसा ही रिएक्शन हम लोग दादी माँ की इन कहानियों पे भी, इन बातों पे भी दिया करते थे। आगे वो बताते हैं कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, कि शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा जो है कैसी थी, एक छोटी, यानी कि उनकी हाइट ज़्यादा नहीं थी, फैट हल्की मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंड, और हल्की झुकी हुई रहती थी। यानी कि उनके अपीयरेंस के बारे में यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। आप लोग भी जब किसी बूढ़े आदमी को देखते होंगे, किसी ओल्ड वुमन को देखते होंगे, तो आप लोग बेटा देखते होंगे कि उनके फेस पे कई सारी धारियां आपको ऐसे कटे कटे दिखाई देते हैं, ठीक है, कैसी, कई सारे ऐसे पैचेस आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिस क्रॉस रिंकल्स की बात हो रही है, ये राइटर पे यहाँ पे उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि उनके चेहरे पे क्या था, पूरे बॉडी एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब पूरी बॉडी में क्या थी, ऐसे क्रिस क्रॉस वाली जो रिंकल्स से झुर्रियाँ थी फैली हुई थी। नो, वी वर सर्टेन, हम में बिल्कुल भरोसा था क्या, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, शी हैड ऑलवेज बीन, ये हमेशा ऐसी ही रही होंगी। मतलब जब लोग बताते हैं कि अरे दादी माँ पहले क्या थी, बहुत सुंदर थी, तो इस बात को थोड़ा सा राइटर जो है बिलीव नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी दादी माँ हमेशा ही कैसी रही होंगी, ऐसी रही होंगी। यानी अभी जो फिजिकल अपीयरेंस ऊपर के पैराग्राफ में बताया होगा, मेरी दादी माँ ऐसी ही रही होंगी। चलते अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे और आगे की स्टोरी को हम लोग समझते हैं। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। एंड स्टूडेंट्स, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार जो है देख रहे हैं
तो ज़रूरी है कि आपको एक थॉरो नॉलेज होना चाहिए। थॉरो नॉलेज होने के लिए आपको इसमें समरी पे नहीं फोकस करना है, आपको डिटेल्ड स्टडी पे फोकस करना है। ऑल राइट एवरीवन। और इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन पे घर बैठे आप लोगों की डिटेल्ड क्लासेस के बारे में जानकारी मिल सके, डिटेल्ड जानकारी किसी भी चैप्टर के बारे में मिल सके। सो नोन है, तो वो कहते हैं कि जब जहाँ तक मैं दादी माँ को जब से जानता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी दादी माँ हमेशा से ऐसी ही रही होंगी। कैसी रही होंगी? ओल्ड, बूढ़ी ही रही होंगी। वो बिलीव ही नहीं कर पाता कि मेरी दादी माँ कभी यंग ही रही होंगी। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। और यहाँ पे कमेंट करते हुए वो कहते हैं कि और इतनी ज़्यादा वो बूढ़ी हो गई थी कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं पाई, यानी कि उससे ज़्यादा वो बड़ी हो ही नहीं पाई, यानी कि उससे ज़्यादा बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता है, इतनी बूढ़ी वो हो चुकी होंगी। अक्सर आप लोग किसी बुजुर्ग आदमी को देखते हो तो हो सकता है किसी बच्चे को आप देखोगे हर साल 2 साल 3 साल में उसके बॉडी अपीयरेंस में आपको चेंजेस मिली, लेकिन जब आप किसी बुजुर्ग आदमी को देखोगे, 60-70 साल के व्यक्ति को देखोगे और अगले 20 साल तक जब आप उसको देखते हो तो आपको उसके बॉडी में कोई भी ज़्यादा चेंजेस आपको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा साइंस भी कहता है कि एक लिमिटेड एज तक ही हमारे बॉडी में क्या होते हैं, फिजिकली चेंजेस होते हैं। ठीक है। आगे वो कहते हैं कि हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। आगे वो कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है पिछले 20 साल से वो एक ही एज पे रुक गई हैं, मतलब कि उसके आगे वो बढ़ ही नहीं रही हैं, मतलब कि उनके अंदर कोई बदलाव पिछले 20 साल से मुझे देखने को मिला ही नहीं। पिछले 20 साल से मुझे हूबहू वो वैसे ही दिखाई दे रही हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो कभी शायद जो है सुंदर रही ही नहीं होंगी। बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वो ऑलवेज क्या थी? बहुत खूबसूरत थी। अब यहाँ पे बेटा आपको ठीक है कि थोड़ा सा शायद कंफ्यूज होगा कि राइटर एक सेंटेंस में कह रहे हैं कि वो कभी सुंदर प्रटी हो ही नहीं सकती हैं, फिर लेकिन कहते हैं लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो तो हमेशा सुंदर हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? अब देखिए बेटा, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है फिजिकल ब्यूटी, जो कि आपका जो ऊपरी जो आपकी सुंदरता होती है वो होता है। एक ब्यूटी, एक सुंदरता होती है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता। ठीक है। तो फिजिकल ब्यूटी क्या होती है कि आपकी एक उम्र के बाद धीरे धीरे वो खत्म होती जाती है, बट स्पिरिचुअल ब्यूटी आपकी खत्म होने के बजाय डे बाय डे और अच्छी बढ़ती चली जाती है अगर आप में स्पिरिचुअल ब्यूटी है तो यहाँ पे राइटर जो फर्स्ट लाइन में बात कर रहे हैं कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर रही ही नहीं होंगी, यानी कि यहाँ पे जो वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो फिजिकल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। बट नेक्स्ट लाइन में जो उन्होंने लिखा है शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, कि नहीं वो तो हमेशा सुंदर थी। यहाँ पे जो सेकंड नंबर में जो ब्यूटीफुल आया है, ये ब्यूटीफुल उनके स्पिरिचुअल ब्यूटीफुल ब्यूटी की बात चल रही है। ठीक है। आगे देखिए, she hobbled about the house into the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. अब इस पे वो कहते क्या है कि she hobbled मतलब कि लंगड़ाते हुए, हचकते हुए, ढचकते हुए घूमना। शी हॉबल्ड, वो घूमती रहती थी, वॉकिंग अराउंड, कहाँ पे? अबाउट द हाउस, पूरे घर में वो इन स्पॉटलेस मतलब बिना रुके जो है वो पूरे घर में क्या करती थी? घूमती रहती थी। वाइट विथ वन, यानी वाइट कलर का साड़ी पहने हुए, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जिसमें कि एक हाथ अपने वेस्ट, अपने कमर पे वो लगाती थी। किस लिए? टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबर, जो लोग झुक जाते हैं, बेंट हो जाते हैं, तो आप देखते हैं उनका स्टूप आ जाता है पीछे बैकबोन के पास में, तो अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए क्या करती थी? वो एक कमर पे पीछे हाथ रखती थी। और क्या करती थी वो? द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में वो क्या करती? रोजरी मतलब माला लिए रहती थी। बीड्स मतलब मनके की माला लेती थी, एंड टेलिंग यानी जपना, और माला वो जपती रहती थी। आप पूरे इमेज इमेजिन कर सकते हैं कि अक्सर ये ओल्ड जो लेडीज होती हैं, अक्सर इनकी इमेज, ऐसी इमेज आपको टीवियों में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है। और रियल लाइफ में तो आई होप आप सभी ने देखा ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम लोग लाइन पे। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल एंड पुकर्ड फेस, हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर। सो यहाँ पे देखिए दिया गया कि हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर मतलब बेसिकली आप लोग जानते हैं सिल्वर कलर की बात हो रही, बट यहाँ पे लॉक्स का मतलब होता है जो लटें, जो बाल होते हैं, बालों के जो लटे होते हैं उसको बोलते हैं लॉक्स।
अब देखिए यहाँ पे सिल्वर क्यों यूज़ किया होगा, आई होप आप समझ गए हो, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत है, उनकी बाल वाइट हो चुके हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं कि उनके जो सिल्वर कलर के जो बाल हैं, लॉक्स हैं, जो लटे हैं, स्कैटर्ड, वो फैले हुए हैं, अनटाइटली, मतलब एकदम वो बंधे हुए नहीं है, ठीक है, सुलझे हुए नहीं हैं। और कहाँ फैले हुए हैं? ऑन हर पेल, उनके पीले एंड पकड़ यानी झुर्रियों वाले फेस पे वो फैले हुए हैं। और उनके जो लिप्स हैं कॉन्स्टेंटली लगातार मूव, हिल रहे हैं, एक ऐसे प्रेयर में जो इनऑडिएबल है, जिसको सुना नहीं जा सकता, यानी कि लगातार वो कुछ प्रेयर करती रहती हैं, बट उस प्रेयर को कोई सुन नहीं सकता है। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। राइटर कहती हाँ बिल्कुल, मेरी दादी माँ सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। वो बिल्कुल किस तरह की थी? जैसे ठंडियों में किसी माउंटेन में पूरे चारों तरफ फैली हुई जो बर्फ होती है ना, लाइक अ विंटर लैंडस्केप, मतलब ठंडी के मौसम में जो पहाड़ों पे जो लैंडस्केप, जो सीजन आप देखते हैं ना, पूरा बाहर किससे ढका हुआ? बर्फ से ढका हुआ, जो आपको पीस, शांति देता है। कहने का यहाँ पे मतलब ये है, राइटर कहते हैं कि मेरी जो दादी माँ है कैसी थी? एक माउंटेन में, लैंड, विंटर का जो माउंटेन होता है ना, वो चारों तरफ फैला हुआ, बर्फ से भरा हुआ, बिल्कुल वैसे ही। देखिए आगे दिया हुआ है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जो चारों तरफ वाइट कलर का जो सन्नाटे में जो बर्फ फैली हुई है, और वो क्या देती है? ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो आपको शांति एंड क्या सेटिस्फैक्शन देती है। बिल्कुल उसी तरीके से मेरी दादी माँ भी हैं, जो हमारे परिवार में हैं, हम सभी को एक शांति और क्या देती है? एक सेटिस्फैक्शन देती हैं। आगे देखिए वो क्या जो है लिखते हैं अपने दादी माँ को लेकर के, माई ग्रैंड मदर। अब देखिए अभी तक तो उन्हें दादी माँ के बारे में बताया, अब राइटर अपने बचपन में जाते हैं और अपने और दादी माँ की कुछ बॉन्डिंग्स के बारे में वो डिस्कस करते हैं, कुछ कहानियों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं क्या कि माई ग्रैंड मदर एंड आई, मेरी दादी माँ और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, हम क्या थे? एक अच्छे दोस्त थे। और अक्सर ऐसा देखने को मिलता भी कि दादी माँ और जो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया। वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और लगातार हम अपने बचपन में क्या थे? हमेशा साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह उठाया करती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड में कंटिन्यू करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। नाउ शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know by heart। और होता क्या था? वो कहती क्या है, राइटर कहते क्या है कि शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर कहती रहती थी इन मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब एक ही स्वर में। अब जो चीज़ एक ही स्वर में होंगे तो आपको थोड़ा सा कम पसंद आएगा। सिंग सॉन्ग, एक ही जो है मोनोटोनस वे में, एक बोरियत जो है, एक ही धुन में वो एक गाना गाती रहती थी। कब गाती थी? वाइल सी बाथ एंड ड्रेस मी, जिस समय वो मुझे नहलाया करती थी और कपड़ा पहनाती थी, तो इस आशा के साथ, इन द होप, इस आशा के साथ वो गाना गाती। किस आशा के साथ? कि दैट आई वुड हैव लिसन, कि उनके उस गाने को मैं सुन रहा हूँगा। एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, और उसके मतलब को मैं अपने हृदय से, मन से मैं समझ रहा हूँगा। इस उद्देश्य के साथ वो मुझे गाना सुनाती थी, जिससे कि मैं उन गानों को सुन सकूँ, मेरे अंदर वो संस्कार आ सकें। ये दादी माँ का आशा रहता था। आई लिसनड, मैं उनके गानों को सुनता भी था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद होती थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने उनके उस गाने को लर्न करने के बारे में परेशान नहीं हुआ। मैंने उसके बारे में चिंता नहीं किया कि मुझे उसे लर्न करना चाहिए। देन इसके बाद शी वुड फेच मी वुडन स्लेट, इसके बाद वो मेरे लिए क्या करती? लकड़ी का स्लेट ले आती। पहले चूंकि लकड़ी के स्लेट ही बच्चे लेकर के जाते थे बेटा, ठीक है, अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, गांव में अभी शायद कुछ जगहों पर ऐसा चल रहा है। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको पहले ही धुल चुकी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, येलो चौक से उसे प्लास्टर कर चुकी होती थी। एंड टिनी अर्थन इंक पॉट, और साथ में मेरे लिए वो क्या क्या करती? एक अर्थन यानी मिट्टी का बना हुआ एक इंक पॉट भी ले आती। एंड रेड पेन, एक रेड कलर का पेन भी ले आती। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सभी को एक बंडल में बांध दिया करती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे दिया करती थी। यहाँ पे बेटा आप लोग कुछ चीज़ों को समझिएगा कि यहाँ पे जो स्लेट पहले हुआ करती थी, तो उसमें होता क्या था कि उसमें बच्चे लिखते थे, लिखने के बाद कुछ उसको वॉश किया जाता था ब्लैक कलर का। आप अपने फादर लोगों से अगर आप डिस्कस करेंगे तो वो इन चीज़ों को आप और अच्छे से क्या करेंगे? समझाएंगे
कि उसे लाइक पेस्ट से उसे उसकी पॉलिशिंग की जाती थी, जिससे कि वो और नीट एंड क्लीन हो सके और उसमें चीज़ों को आप बहुत अच्छे से लिख सकें। ठीक है, एंड आगे चलते हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक एंड स्टील चपातीज, और कहते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट में वो क्या कर लेते थे, थिक मतलब मोटी, स्टील मतलब बासी, चपाती मतलब रोटी, विथ लिटिल बटर जिसमें कि उस रोटी में बटर रहता हल्का सा, एंड शुगर और चीनी स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर चीनी जो है शक्कर फैला दिया जाता था। तो यानी कि एक बासी रोटी जिसपे हल्का मक्खन लगा करके उसमें शुगर फैला करके हम लोग उसे एज अ ब्रेकफास्ट में लेता था। इसके बाद शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज, इसके बाद वो अपने साथ ले जाती थी कई सारी बासी चपातियों को, विथ हर अपने साथ फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। यानी इसके बाद होता क्या, हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और दादी कहाँ चल देते, स्कूल की तरफ चल देते थे, और दादी माँ क्या करती, जो बची हुई जो चपातीज होती थी, रोटियां होती थी, वो उसको अपने साथ ले लेती थी, क्या करने के लिए, गाँव के डॉग्स को देने के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. आगे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कहते हैं मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, और उसका कारण ये होता था क्योंकि स्कूल से जो वहाँ का जो स्कूल जो टेम्पल था गांव का, वो स्कूल से अटैच ही था। यानी कि एक साइड में स्कूल था और एक साइड में क्या था, टेम्पल था, मंदिर था। फिर होता क्या था, द प्रीस्ट जो पुजारी वहाँ के होते थे, टॉट अस द अल्फ़ाबेट्स, हमें वो अल्फ़ाबेट्स सिखाया करते थे। द मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा, और जिस समय जो है बच्चे वरांदा की आइदर साइड मतलब दोनों साइड में, ठीक है, बैठते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट को सिंग करते थे। सिंग यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक कोरस में वो बच्चे गाया करते हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है। और प्रेयर इन कोरस, या फिर कोरस में यानी कि एक साथ मिलकर के जब हम प्रेयर कर रहे होते थे, तो उस समय क्या होता, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठा करती थी, कहाँ, मंदिर के अंदर, एंड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब हॉली बुक्स, और वो उन पवित्र किताबों को पढ़ा करती थी, ग्रंथों को पढ़ा करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों फिनिश कर देते, मतलब कि मेरी जब पढ़ाई खत्म हो जाती और दादी माँ का वो रीडिंग करने वाला जो स्क्रिप्चर, जो वो किताबों को जो पढ़ा करती थी, जब प्रोसेस खत्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों लोग वापस जो है घर आ जाते थे। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जो है दरवाजे पे, जो टेम्पल का जो दरवाजा होता था वहाँ पे हमें विलेज के डॉग्स मिला करती थी। एंड दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्रोलिंग मीन्स गुर्राते हुए यानी भौंकते हुए, एंड फाइटिंग लड़ते हुए, विथ ईच अदर एक दूसरे से, फॉर द चपातीज वी थ्रू देम, जो चपातीज हम लोग उनको फेंकते थे, खाने के लिए देते थे, उसके लिए वो एक दूसरे के साथ लड़ते और गुर्राते हुए हमारा वो फॉलो करते थे। आगे वो एक्सप्लेन करते हैं कि वैन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, फिर एक आगे एक कहानी और वो ऐड करते हैं कि इसके बाद जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली शहर में सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, यानी कि उन्होंने क्या किया, मुझे मतलब कि दे सेंट फॉर अस, वो मुझे आए जो है मुझे क्या करने के लिए, बुलाने के लिए, कि तुम भी मेरे साथ कहाँ चलो, घर चलो, शहर चलो। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, वो कहते हैं कि वो टाइम, वो दिन हमारे और दादी माँ के फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यानी कि जब हम शहर चले गए तो भले ही हम और दादी माँ एक ही कमरे में रहा करते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, क्योंकि हम शहर में शिफ्ट हो गए थे, शहर का माहौल सिस्टम अलग होता है। आई यूज टू गो इन इंग्लिश स्कूल, मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, इन अ मोटर बस, एक मोटर बस के द्वारा। देयर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब वहाँ पे स्ट्रीट में, गलियों में कोई कुत्ते नहीं हुआ करते थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज टू द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और अब वो कुत्तों को रोटी खिलाने के बजाय वो क्या करती थी, हमारे घर के आंगन में जो होता था कोर्ट यार्ड, यानी कि आगे का जो पोर्च होता है, आप समझ गए होंगे, वहाँ पे आजकल अब वो स्पैरोस को क्या करती, जो स्पैरो होते हैं, जो बुलबुल वगैरह होती हैं, जो पक्षियाँ होती हैं, ठीक है, उनको अब वो फीडिंग यानी उनको दाना खिलाने का वो काम करती थी। यानी कि उन्होंने फिर भी ये रूटीन अपना जारी रखा, पहले वो डॉग्स को रोटियां खिलाती थी, बट अब वो स्पैरोस को फीडिंग कराती हैं। आगे वो लिखते हैं कि एज द ईयर रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय गुजरता गया,
वी सॉ लेस ईच अदर। अब हम और दादी माँ एक दूसरे को बहुत कम देखते थे, यानी कि कहने का मतलब हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम समय देते थे, क्योंकि भाई बच्चा बड़ा होता गया, राइटर बड़ा होता गया, काम जिम्मेदारियां बढ़ती गई। फॉर सम टाइम्स, कभी कभी, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब कभी कभी क्या होता था कि फॉर सम टाइम, कभी कभी, शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कभी कभी वो मुझे जगा दिया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी क्या, कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मेरे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू एंड डोंट स्किप द वीडियो इन द मिडिल ऑफ इट, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो, आप थॉरली इस चैप्टर के बारे में नॉलेज कलेक्ट कर पाए। अब आगे राइटर कहते हैं क्या है कि आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स। अब जब दादी माँ मुझसे पूछती कि मेरे टीचरों ने मुझे क्या पढ़ाया, तो अब हिंदी बताने के बजाय मैंने इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता था जो मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाते थे। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और वेस्टर्न साइंस और लर्निंग्स जो भी है उन चीज़ों के बारे में बताता था, जैसे कौन कौन से टॉपिक जो बेटा आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स हो गए, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड ईटीसी, इन सब चीज़ों के बारे में दादी माँ को बताया करता था। अब आप भी समझ गए क्या दादी माँ को ये सब बातें समझ में आने वाली थी? नहीं। दिस मेड हर अनहैप्पी, मेरी ये चीज़ें, ये जो स्टडी का सिस्टम था वो उन्हें कहीं न कहीं निराश कर दिया करता था। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, अब मेरे लेसन्स के साथ, मेरी पढ़ाई के साथ मेरी वो मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन्हें वो बातें समझ में ही नहीं आती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed at there was no teaching about God. और यहाँ पे कहते हैं she did not believe, वो भरोसा नहीं करती थी, in the things, उन चीज़ों पे, they taught at the English school, जो चीज़ें मुझे वो लोग यानी मेरे टीचर्स मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे, उन चीज़ों पे मेरी दादी माँ बिलीव नहीं करती थी। वो कहती है तो बेकार की चीज़ें हैं। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, हमेशा वो टेंशन में रहती थी क्या, कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि भगवान के बारे में एंड स्क्रिप्चर्स, पवित्र ग्रंथों के बारे में तो विद्यालय में पढ़ाया ही नहीं जाता है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि अरे दादी माँ पता है हमारे स्कूल में हमें जो है म्यूजिक भी पढ़ाया जाता है। और जैसे ही मैंने दादी माँ को बताया, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, इस बात पे बहुत ज़्यादा क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई, टेंशन हो गई। क्यों? क्योंकि टू हर, उनके लिए, म्यूजिक हैड बीन ल्यूड एसोसिएशन, कि जो म्यूजिक होता है वो जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनसे रिलेट करता है, उनसे लिंक करता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड्स एंड बेगर्स, नॉट मीन फॉर द जेंटल फॉक्स। उनका मानना, दादी माँ का मानना ये था कि जो इट वॉज मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एक ही लोग का अधिकार होना, एकाधिकार होना, कि जो सिंगिंग है, सिंगिंग पे किसका अधिकार होता है, हेरोल्ड्स, यानी कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं या फिर जो बेगर्स होते हैं उनका अधिकार है। वो लोग आते हैं गांव में, गाना गाते हैं, गाना गा के क्या करते हैं, बेगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। ये जो सिंगिंग है जेंटल फॉक्स के लिए नहीं है, ये उनका जो है, ये दादी माँ का मानना था। एंड शी सेड, वो कहती, शी सेड नथिंग, और जब मैंने उनको ये बात बताया, शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल, उनका जो साइलेंस था उसका मतलब ही था डिसअप्रूवल, कि वो मेरी बात को, मेरी इस क्लास को उन्होंने अप्रूव नहीं किया। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद शायद ही वो मुझसे बात करती थी, यानी बहुत कम वो मुझसे बात करती थी, यानी बहुत कम बात करने लगी थी। नाउ व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, इसके बाद मैं कहाँ चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया, यानी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, वहाँ पे मुझे एक कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और हमारा जो एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो क्या हो चुका था, स्नैप्ड, वो टूट चुका था। क्योंकि पहले हम घर में रहते थे, एक कमरे में रहते थे, तो हमारी फ्रेंडशिप कहीं न कहीं लिंक्ड थी, जुड़ी हुई थी, बट वो बिल्कुल से क्या हो चुकी थी, टूट चुकी थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्रेशन विथ रेजिग्नेशन, लेकिन मेरी दादी माँ ने इस जो इनकी जो विरानता थी इसको जो है बिना किसी जो है लाइक एकांतवास को बिना किसी जो है टेंशन के उन्होंने क्या किया, इसको स्वीकार किया। एंड शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और अब वो शायद ही अपनी स्पिनिंग व्हील, मतलब कि अब वो शायद चल नहीं पाती हैं अच्छे से, तो स्पिनिंग व्हील में बैठी रहती हैं,
अब शायद ही वो अपनी स्पिनिंग व्हील से जो है उठती हैं किसी से क्या करने के लिए, बातें करने के लिए। यार सॉरी यहाँ पे आप ये स्पिनिंग व्हील का मतलब वो नहीं, स्पिनिंग व्हील का मतलब ये समझिए जो धागा जिससे नहीं चरखा होता है, ठीक है। तो शायद ही यानी कि हमेशा उसमें साथ बिजी रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए मेंशन सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, शायद ही वो अपनी स्पिनिंग व्हील से वो हटती थी टॉक टू एवरीवन, किसी से बातचीत करने के लिए नहीं, हमेशा वो अपने आप में बिजी रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर के मतलब शाम तक, शी स्टैंड बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग द प्रेयर्स, वो अपने स्पिनिंग व्हील के पास खड़ी रहती थी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और क्या करती, प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, वो कुछ क्षण के लिए रिलैक्स करती थी, वो भी किस फॉर्म में, टू फीड द स्पैरोज, उन स्पैरोज को भोजन कराने के लिए। वाइल, उस दौरान, शी सैट इन द वरांदा, वरांदा में वो बैठ जाती, ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, वो ब्रेड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में वो क्या करती थी, तोड़ा करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर, क्रिएटिंग वेरिटेबल बैंडलम ऑफ चर्पिंग, और होता क्या था कि हंड्रेड से सैकड़ों जो पक्षी होते थे वहाँ पे क्या हो जाते थे, उनके आसपास आ जाते थे, कलेक्ट हो जाते थे, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैंडलम ऑफ चर्पिंग, मतलब यहाँ पे ये है जो बर्ड्स होती थी विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो उनके चर्पिंग्स होते थे, जो साउंड्स होते थे, उसको वो वहाँ पे क्या करते थे, क्रिएट करते थे। बैंडलम मतलब बेसिकली होता है साउंड या शोर, तो विभिन्न प्रकार के साउंड वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, क्रिएट करते थे। सम केम एंड पर्स ऑन हर लेग्स, और कई सारे बर्ड्स तो ऐसे होते थे जो आते थे और उनके लेग्स पे, उनके पैरों में भी दादी माँ के बैठ जाते थे। अदर्स ऑन शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों में बैठ जाते थे। एंड सम इवन ऑन हर हेड, और कुछ तो ऐसे होते थे जो उनके हेड पे, उनके सिर पे भी बैठ जाया करते थे। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उनको कभी शूड यानी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और पूरे दिन के जो 24 घंटे होते थे उनमें से ये जो आधे घंटे होते थे, उनके पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम उनके लिए हुआ करता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, और आगे राइटर बताते क्या हैं कि जब मैंने और अब्रॉड जाने का प्लान किया, क्या करने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, यानी मैंने जब और डिस्टेंस पे मैंने जाने का प्लान किया, आई वॉज श्योर, मुझे ऐसा लगता था, मुझे विश्वास था, क्या, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, क्यों, क्योंकि मैं लगभग 5 साल के लिए उनसे दूर जाने वाला था अपने आगे की स्टडीज़ के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी इस उम्र पे उन्हें ये कोई बताना भी नहीं चाहता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी नॉट इवन सेंटीमेंट, लेकिन मेरी दादी माँ को इस चीज़ के बारे में जब पता चला, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी सेंटीमेंट नहीं हुई। यहाँ तक कि शी केम टू लीव मी, यहाँ तक कि वो मुझे छोड़ने के लिए आई, कहाँ पे, एट द रेलवे स्टेशन पे। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं किया। शो एनी इमोशन, ना तो उन्होंने कोई इमोशन शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, जब मैंने उनको उस समय देखा, उस समय भी उनके जो लिप्स थे अभी भी किसी एक इनऑडिएबल प्रेयर जो है, उनके उनके लिप्स मूव कर रहे थे, कोई प्रेयर प्रार्थना चल रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था उनके प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो फिंगर्स थी वो रोजरी जो माले के जो मनके थे उसमें वो बिजी थे, व्यस्त थे। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और बिना कुछ कहे साइलेंटली उन्होंने क्या किया, मेरे फोरहेड पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं वहाँ से मैं निकला, यानी मेरी ट्रेन जब वहाँ से मूव हुई, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, आई चेरिश, मैं बहुत खुश हुआ, द मॉइस्ट इम्प्रिंट, वो जो गीला सा जो इम्प्रिंट है, जब उन्होंने किस किया तो जो हल्का मॉइस्ट जो इम्प्रिंट, जो एक निशान मेरे फोरहेड पे बना, उससे मैं काफ़ी खुश हुआ। एज, और परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, राइटर यहाँ पे थोड़ा सा उदास भी होता है कि कहीं शायद ये तो नहीं कि मेरा और मेरी दादी माँ का आखिरी फिजिकल टच है। क्यों, क्योंकि राइटर को ये लगता था कि मैं 5 साल के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस अपने स्टडी के लिए जा रहा हूँ, और पता नहीं जब मैं वापस आऊँ तो उस समय दादी माँ इस दुनिया में हो कि ना हो, राइटर को इस बात का भी डर था। आगे वो बताते हैं बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मेरी मुलाकात फिर से उनसे कहाँ हुई, उसी स्टेशन पे हुई जहाँ पे उन्होंने मुझे ड्रॉप किया था। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मुझे अभी भी वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी, मुझे बिल्कुल वैसे ही वो दिखाई दे रही थी जैसे कि मुझे वो 5 साल पहले दिखाई दे रही थी जब मुझे वो ड्रॉप करने आई थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर द वर्ड्स, लेकिन अभी भी उनके पास शब्दों के लिए बिल्कुल समय नहीं था, यानी कि उन्होंने अभी भी मुझसे एक शब्द भी नहीं बोला। वाइल शी क्लैस्प मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, भर लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटेशन, हर प्रेयर, उस समय भी मैं उनकी उस रिसाइटेशन, जो प्रेयर वो प्रार्थना कर रही थी, मैं अब उसको सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे अराइवल के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज, उस दिन भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था, जिस दिन मैं आया उस दिन भी उन्होंने मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दिया, उन्होंने अपना अधिकतम, उनका जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो मोमेंट था जब वो स्पैरोज को क्या कर रही थी, दाने खिला रही थी। होम शी फेड लॉन्गर, जिसे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक खिलाया। एंड फेरिवलस रिब्यूक, एंड दिखावटी डांट के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए राइटर क्या कहते हैं कि इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, जिस दिन मैं आया उस दिन की जो घटना थी दोपहर की, वो बताती हैं कि वो उनका सबसे हैप्पीएस्ट डे था। उस दिन भी वो मुझको ज़्यादा समय नहीं दी, लेकिन शाम को एक घटना घटी। वो कहते क्या है कि इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, आज शाम को उनके अंदर एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, आज पहली बार ऐसा हुआ कि दादी माँ ने प्रार्थना नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने जितने भी पड़ोस में जितने भी वुमेन्स थी उनको उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना जो ड्रम था यानी कि ढोलक था वो मंगाया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने क्या किया, गाना गाना शुरू कर दिया उन वुमेन के साथ, उन वुमेन के साथ, यानी कि जो औरतें घर पे आई थी। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक, शी थम्ड, वो बजाती रही। द सैगिंग, आगे हम लोग चलते हैं। सैगिंग मतलब होता है पुरानी जो घिसी हुई होती है, ठीक है। सो वी आर ऑन द लास्ट पेज, वेरी सून विद इन 5 मिनट विल फिनिश दिस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोगों ने ढोल तो देखा ही होगा। देखिए ढोल क्या होता है, उसमें जो एनिमल होते हैं, जो गोट्स होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो लगी हुई होती है, और बजाते बजाते वो काफ़ी क्या हो जाती है, पुरानी घिस जाती हैं। तो वही वो ये राइटर ने यहाँ पे लिखा कि सैगिंग मतलब जो पुरानी जो घिसी हुई जो स्किन है, ठीक है। द डिलैपिडेटेड मतलब कि जो कमज़ोर जो ड्रम जो ढोल है, उसकी जो कमज़ोर जो टूटी हुई जो कमज़ोर घिसी हुई जो स्किन है, उसको क्या करती हैं, घंटों तक बजाती हैं। सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और कौन सा गाना गाती हैं वो, कि जो वॉरियर्स जो युद्ध हैं, जो सिपाही होते हैं, उनके घर वापसी वाला वो गीत गाती हैं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, यहाँ तक कि अंत में हमें उन्हें परसुएड मना करना पड़ा कि आप ऐसा करिए कि अभी आप ढोल बजाना बंद कर दीजिए, ओवर स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा थकावट के लिए, कि कहीं आप बहुत ज़्यादा थक ना जाएं, इसके लिए हमने उन्हें मना भी किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, वो पूरे लाइफ में मेरे अब तक ऐसा पहला दिन था जब मैंने दादी माँ को देखा कि उन्होंने प्रे यानी कि प्रार्थना नहीं किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी वॉज टेकन इल, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, वी केवल हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमसे कहा, इट वुड गो, कि ये फीवर आसानी से चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन हमारी दादी माँ ने कुछ अलग ही सोचा। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत बिल्कुल समीप है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. अब देखिए आगे वो क्या कहती हैं कि since only few hours बिफोर द क्लोज द लास्ट चैप्टर इस ऑफ हर लाइफ, इससे पहले कि उनकी लाइफ का आखिरी चैप्टर क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, उसके कुछ घंटे पहले उन्होंने क्या किया, शी हैड ओमिटेड प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया फिर से।
यानी कि जब उनकी इस लाइफ का आखिरी चैप्टर, आखिरी पड़ाव पे था, उसके कुछ घंटे पहले उन्होंने क्या किया, प्रार्थना करना फिर से प्रारंभ कर दिया जो उन्होंने बंद कर दिया था। एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो बर्बाद नहीं करना चाहती थी अपना कोई भी समय हम लोगों से बात करने में, अपना सारा समय वो अपने प्रार्थना में देना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया, बट शी इग्नोर्ड और प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को मना कर दिया। शी लेट पीसफुली इन अ बेड प्रेइंग, और प्रार्थना करते हुए वो शांति से बेड पे लेट जाती हैं। टेलिंग हर बेड्स, और अपने मन को वो जपती रहती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और इससे पहले कि हमें कोई संदेह हो पाता, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनकी जो लिप्स थी वो मूव करना स्टॉप हो गया, रुक गया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनके लाइफलेस फिंगर से, जीवन विहीन उन उंगलियों से जो रोजरी थी, जो माला थी, वो गिर जाती है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और तब एक बहुत ही शांतिपूर्ण पैलर मतलब पीलापन उनके पूरे चेहरे पे आ जाता है। एंड वी न्यू, और हम समझ जाते हैं दैट शी वॉज डेड, कि उनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। आगे राइटर बताते हैं कि वी लिफ्टेड हर ऑफ, इसके बाद एक जो संस्कार होता है उसके अनुसार, वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उनको उठाया, ऑफ द बेड, बेड से मतलब हमने उसको उनको नीचे लिटा दिया। एज इज कस्टमर, ये एक रीति रिवाजों के अनुसार। लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उनको ग्राउंड पे लिटाया। कवर्ड विथ हर अ रेड श्राउड, और रेड कलर का जो कफन होता है, श्राउड होता है, कफन से हमने उनको ढक दिया। एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, लगभग कुछ घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट करने के लिए, फॉर हर फेनरल, उनकी अंत्योष्टि की व्यवस्था करने के लिए हमने उनकी बॉडी को अकेले छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, इन द इवनिंग, शाम को, वी वैन टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड जिसे अर्थी बोलते हैं, क्रूड स्ट्रेचर को लेकर के हम उनके कमरे में पहुंचे। एंड टू टेक हर टू क्रीमेट, क्या करने के लिए, उन्हें क्रीमेट करने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज अस्त हो रहा था। हैड अ लिट रूम, कमरे में एक रोशनी आ रही थी। एंड वरांदा विथ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, जो वरांदा भी था सूर्य की रोशनी से, गोल्डन रोशनी से चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्ट यार्ड, और जब हम उनको लेकर के जाते हैं आधे आंगन में ले जाकर के हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। ऑल ओवर द वरांदा इन हर रूम, राइट अप देयर वेयर शी ले डेड, ऑल ओवर द वरांदा, उस पूरे वरांदा में, एंड इन हर रूम, उनके कमरे में, राइट अप, ठीक वहां पर, वेयर शी ले डेड, जहाँ पे वो मृत्यु अवस्था में लेटी हुई थी। स्टिफ रैप्ड इन रेड श्राउड, जहाँ पे वो रेड कलर के श्राउड में, कफन में रैप्ड थी, वहीं पर। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑफ ऑन द फ्लोर, सैकड़ों की संख्या में, थाउजेंड, हजारों की संख्या में जो स्पैरोज थी वहां पे पूरे फ्लोर पे वो स्कैटर्ड थी, मतलब कि फैली हुई थी, यानी कि हजारों की संख्या में। दादी माँ की जो बॉडी थी जहाँ पे वो रखी हुई थी, उसके आसपास हजारों की संख्या में स्पैरोज वहाँ पे चारों ओर बिखरी हुई थी, चारों ओर बैठी हुई थी, यानी कि वहाँ पे बहुत सी ढेर सारी स्पैरोज आ गई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, बेसिकली हमेशा जब दादी माँ फीडिंग कराया करती थी तो वही स्पैरोज बहुत शोरगुल मचाया करते थे, लेकिन आज वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी स्पैरोज चर्पिंग नहीं कर रही थी, कोई भी एक भी साउंड उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। वी फेल्ट सॉरी, हमें बहुत दुख हुआ, फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और यहाँ तक कि मेरी माता जी ने क्या किया, उन पक्षियों के लिए वो ब्रेड के टुकड़े भी ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और जैसे दादी माँ क्रम्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दी थी, ब्रेड्स को तोड़ा कर दी थी, वैसे मेरी माँ ने भी उसे तोड़ा। एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी वैसे ही। एंड थ्रीव इट टू देम, और उनकी तरफ फेंक दिया खाने के लिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने उन ब्रेड्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother corpse off, और जब हम अपने दादी माँ के कॉप्स को यानी उस डेड बॉडी को ले गए, वहाँ से लेके चले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो सारी स्पैरो शांति से वहाँ से जो है
चली जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगले दिन स्वीपर ने जितना भी ब्रेड मेरी माता जी ने वहाँ पे फेंका हुआ था, पीसेस टुकड़े जो फेंके हुए थे क्रम्स करके, वो सारा वो स्वीप करके डस्टबिन में डाल देता है। यानी कि स्पैरोस ने एक भी जो है वहाँ पे जो ब्रेड के क्रम्स है उसको टच नहीं किया। तो स्टूडेंट, आई होप इस चैप्टर का मोरल क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। बस मोरल ये है कि एवरी वन हैज़ इमोशंस, इवन बर्ड्स, इवन एनिमल्स। द ओनली थिंग इज दैट इफ़ यू गिव लव देन यू विल गेट लव। जैसा आप करेंगे, जैसा आपका बिहेवियर दूसरों की तरफ, दूसरों के लिए होगा, वैसा ही बिहेवियर लोगों का भी आपकी तरफ होगा। And definitely it is a very like interesting story which gives us a really very good message. And students, I hope ये स्टोरी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 11th क्लास के, अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। चैप्टर 1 का फोटोग्राफ पोएट्री भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप लोग वो पोएट्री बढ़िया से आप देख लीजिए। उस अगर आपको लिंक ना मिले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद आप लोग जितने भी पोएट्री पोएम्स हैं, सारे पोएम्स का आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर करिए, उसका सेंट्रल आइडिया ज़रूर लिखिए। और इसके बाद बहुत ही जल्द मैं इस चैप्टर का नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बट एक बार कोशिश करिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पूरी की पूरी समरी आप लोग खुद से लिखिए, बिकॉज वंस यू विल डू द समरी ऑफ दिस चैप्टर बाय योरसेल्फ, देन अज्यूम दैट योर चैप्टर हैज कंप्लीटली finished by you. All right, then there will be no need to learn question answer, either long question of or any of the thing. So the only thing you need to do, first of all, watch this video once or twice. After that, you need to write summary of this passage, and once you will write the summary, then everything will be okay. You will definitely complete this chapter thoroughly.